वेलकम बैक डियर स्टूडेंट्स। आज हम स्टार्ट कर रहे हैं क्लास 10th की साइंस का चैप्टर नंबर 5 पीरियोडिक क्लासिफिकेशंस ऑफ एलिमेंट्स, और ये मेरा उसका फर्स्ट लेक्चर है। सबसे पहले हमें समझना होगा इस वर्ड का मीनिंग क्या है। हम क्या पढ़ रहे हैं? क्लासिफिकेशंस ऑफ एलिमेंट्स। कौन सा, किस तरह का क्लासिफिकेशंस? पीरियोडिक क्लासिफिकेशंस। तो इसका मीनिंग क्या है? सिंपल सा है इसका मीनिंग कि एलिमेंट्स को इस तरह से अरेंज किया जाए कि प्रॉपर्टीज जो है वो ग्रेजुअली चेंज होती जाए और एक फिक्स्ड इंटरवल के बाद वो एलिमेंट वापस आ जाए जिसकी प्रॉपर्टी ठीक उसके ऊपर वाले एलिमेंट से मैच करती हो। जैसे एग्जांपल ए बी, ये सारे एलिमेंट है, ए बी सी डी ई एफ जी एच, हम ऐसे इनको एलिमेंट्स को अरेंज कर रहे हैं आई, और उसके बाद यहां से यहां क्या होगा, इनकी प्रॉपर्टी धीरे धीरे चेंज होगी और उसके बाद एक ऐसा एलिमेंट आएगा जिसकी प्रॉपर्टी इस एलिमेंट से मैच करेगी। तो यहां कौन आया? जी एच आई जे। तो जे की जो प्रॉपर्टीज है वो ए से मैच करेगी। यानी एलिमेंट्स को जब हम इस तरह से अरेंज करेंगे तो इस तरह का जो अरेंजमेंट है वो कहलाता है पीरियोडिक अरेंजमेंट ऑफ एलिमेंट्स। अब नीड क्यों हुई, हमें एलिमेंट्स को इस तरह से अरेंज करने की नीड क्यों हुई? तो इसका मेन रीजन क्या था कि जब एलिमेंट्स कम मालूम थे या एलिमेंट्स जो डिस्कवर हुए थे उनके नंबर्स बहुत कम थे, तो हमने सभी एलिमेंट्स की जो प्रॉपर्टीज है वो इंडिविजुअली स्टडी कर ली। मान लो कि 15 एलिमेंट्स ही मालूम चले तो हमने सबकी 15 की प्रॉपर्टीज को स्टडी कर लिया। लेकिन जो जो एलिमेंट्स डिस्कवर होते गए, 15 से 50 हो गए, 50 से 100 हो गए, तो सभी एलिमेंट्स की प्रॉपर्टी को स्टडी करना और उनको याद रखना डिफिकल्ट था। इसलिए क्या हुआ कि इनके क्लासिफिकेशंस की नीड हुई और क्या उसमें दिमाग लगाया गया कि ऐसे एलिमेंट्स को एक ग्रुप में रखा जाए जिनकी प्रॉपर्टीज आपस में मैच करती हो या सिमिलर हो। तो फर्स्ट हमारे पास क्या है, नीड क्यों हुई? क्योंकि बहुत सारे जब एलिमेंट्स मालूम चल गए तो उनमें से हर एक की प्रॉपर्टीज की स्टडी करना डिफिकल्ट था। तो क्या किया गया, इसके लिए ग्रुप बनाए गए और किसी भी पर्टिकुलर ग्रुप में उन एलिमेंट्स को रखा गया जिनकी प्रॉपर्टीज सिमिलर हो। तो फर्स्ट हमारे पास क्या है, नीड टू क्लासिफिकेशंस ऑफ एलिमेंट्स। क्लासिफिकेशंस की नीड क्यों हुई? कौन सा क्लासिफिकेशंस? पीरियोडिक क्लासिफिकेशंस। तो क्या है इसके लिए? देयर आर 115 एलिमेंट्स नोन 8%। अभी हमें कितने एलिमेंट्स मालूम है? 115। एंड इट इज डिफिकल्ट टू स्टडी द प्रॉपर्टीज ऑफ ऑल एलिमेंट्स इंडिविजुअली। हर एक एलिमेंट्स की प्रॉपर्टी को इंडिविजुअल स्टडी करना, उसको याद रखना डिफिकल्ट था। देयरफॉर, सेकंड पॉइंट, देयरफॉर एलिमेंट्स डिवाइडेड इनटू फ्यू ग्रुप्स। एलिमेंट्स को ग्रुप्स में डिवाइड किया गया इन सच ए वे, इस तरह से डिवाइड किया गया कि किसी पर्टिकुलर ग्रुप के सारे एलिमेंट्स की प्रॉपर्टी सिमिलर होनी चाहिए। इन सच ए वे दैट एलिमेंट्स इन ए ग्रुप, किसी भी एक ग्रुप में आने वाले एलिमेंट्स हैव सिमिलर प्रॉपर्टीज, उनकी प्रॉपर्टीज एक जैसी होनी चाहिए। अब इस तरह के क्लासिफिकेशंस के लिए बहुत सारे साइंटिस्ट का रोल था। ऐसा नहीं है कि किसी एक साइंटिस्ट ने आके इनको क्लासिफाई कर दिया। धीरे धीरे इस पीरियोडिक टेबल के डेवलपमेंट में बहुत सारे साइंटिस्ट का रोल रहा था। हर साइंटिस्ट ने अपना कुछ ना कुछ रोल दिया है इस पीरियोडिक टेबल के डेवलपमेंट में। तो हम क्या पढ़ते हैं, उन साइंटिस्ट का नेम जिन्होंने इसके डेवलपमेंट में अपना रोल किया है। फर्स्ट हमारे पास कौन है? सर प्राउस्ट है। सर प्राउस्ट ने क्या कहा, इनमें से बहुत सारी ऐसी थ्योरीज है जो हमारे एनसीईआरटी के सिलेबस में नहीं है। तो एनसीईआरटी के सिलेबस में कौन कौन सी है वो हमें पहले टिक लगा देता हूं। बी नंबर है, सी नहीं है, डी है, ई भी नहीं है, एफ है और जी है। यानी कितनी है? 4 थ्योरीज हमारे 10th क्लास के एनसीईआरटी के सिलेबस में है। लेकिन किन किन का रोल था वो हम चेक कर लेते हैं। सबसे पहले रोल था सर प्राउस्ट का। प्राउस्ट सर ने क्या कहा कि जितने भी एलिमेंट्स हैं उनकी प्रॉपर्टीज जो है वो हाइड्रोजन के बेसिस पर हम डिफाइन कर सकते हैं। लेकिन चली नहीं वो, ये थ्योरी चली नहीं। उसके बाद आए डोबेरिनियर ट्राइड्स। ट्राइड्स का मतलब ग्रुप ऑफ 3 एलिमेंट्स। इन्होंने कहा कि आप जितने भी एलिमेंट्स उस समय मालूम है
उसमें मालूम है आप उनको ग्रुप में अरेंज कर सकते हैं और एक ग्रुप में 3 एलिमेंट्स होंगे, उन तीनों की प्रॉपर्टीज सिमिलर होगी। पढ़ेंगे हम लोग ये। थर्ड हमारे पास क्या, टेल्यूरिक, स्क्रू और हेलिक्स। ये उस मॉडल का नेम है जो सर ने दिया था। कि ये मॉडल किसने दिया, हमारे पास चेनकोटियस ने दिया है। और क्या नाम है इसका, टेल्यूरिक, स्क्रू और हेलिक्स। हेलिक्स का मतलब होता है सीडी। इन्होंने क्या काम किया, एक सीडी में जिस तरह से स्पाइरल होती है गोल गोल, जैसे डीएनए की स्ट्रक्चर्स है, उस तरह से एक हेलिक्स बनाई और उसमें एलिमेंट्स को अरेंज किया। कितने एलिमेंट्स अरेंज किए इन्होंने, 16, 1 to लेकर 16। और लास्ट एलिमेंट कौन आया इनकी टेबल में, ऑक्सीजन था। और फिर इन्होंने क्या कहा कि अगली जो सीरीज आएगी वो ऑक्सीजन के बाद आएगी और जो लास्ट एलिमेंट आएगा उसकी प्रॉपर्टीज ऑक्सीजन से मैच करेगी। सिलेबस में नहीं है, हिस्टोरिकल इंपॉर्टेंस है, चली नहीं ये टेबल भी। उसके बाद 4th नंबर कौन आए, न्यूलैंड लॉ ऑफ ऑक्टेव। ये हमारे सिलेबस में हम इसे लर्न करेंगे। 4th हो गए हमारे पास न्यूलैंड। 5th नंबर कौन है, लोथर मेयर अरेंजमेंट। लोथर मेयर अरेंजमेंट बहुत बढ़िया अरेंजमेंट था और इसी लोथर मेयर अरेंजमेंट का यूज किया था सर मेंडलीव ने और अपनी टेबल दी, नाम था मेंडलीव पीरियोडिक टेबल। तो मेंडलीव पीरियोडिक टेबल में बहुत सारे कंसेप्ट किनके यूज लिए गए हैं, लोथर मेयर अरेंजमेंट के। लोथर मेयर अरेंजमेंट के बाद 6 नंबर कौन है, मेंडलीव पीरियोडिक टेबल। पहली बार एक टेबल हमारे सामने आई है। इसके पहले टेबल नहीं थी, बहुत बढ़िया डेवलप्ड टेबल नहीं थी। तो मेंडलीव पीरियोडिक टेबल, और इस मेंडलीव पीरियोडिक टेबल की कुछ लिमिटेशंस थी और अरेंजमेंट जो था वो जिस बेसिस पर होना चाहिए उस बेसिस पर नहीं था। उसके बाद लास्ट में हमारे पास कौन सी टेबल आई है, मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। ये अभी जो हम आपके 10th क्लास की एनसीईआरटी की जो बुक में है वो है मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। और मॉडर्न पीरियोडिक टेबल का आइडिया किसने दिया, किसने बताया कि इस तरह से एलिमेंट का अरेंजमेंट होना चाहिए, वो थे सर हेनरी मोजले। हेनरी मोजले ने क्या बताया कि एलिमेंट्स को इस तरह से अरेंज होना चाहिए, यानी एलिमेंट्स की इस प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग एलिमेंट्स को अरेंज करना चाहिए। और उसके बेसिस पर जो टेबल बनाई गई उस टेबल का नाम क्या है, मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। और एक और नाम क्या कहते हैं उसे, बोर टेबल। बोर टेबल भी कहते हैं। तो हमारे पास हम कहां से कहां जाने वाले हैं, बी से। हम 10th में हमारे सिलेबस में क्या है, डोबेरिनियर है, न्यूलैंड है, मेंडलीव है और मॉडर्न पीरियोडिक टेबल है। तो हम इनको एक एक करके स्टडी करते हैं। फर्स्ट हम चलते हैं डोबेरिनियर स्ट्राइड्स पे। तो हम लर्न करते हैं हमारा पहला क्लासिफिकेशन किसने दिया, सर डोबेरिनियर ने। और उन्होंने क्या कहा कि जब एलिमेंट्स को उनके इन एटॉमिक मास के इंक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज किया जाए, याद रखना एटॉमिक मास के इंक्रीजिंग ऑर्डर में, तो हमें 3 एलिमेंट्स का एक ग्रुप मिलता है। 3 एलिमेंट्स का एक ग्रुप मिलता है और इन 3 एलिमेंट्स की जो प्रॉपर्टीज है वो आपस में सिमिलर है, इसीलिए इसको क्या कहा गया, 3 एलिमेंट्स का ग्रुप। तो नेम हो गया ट्राइड, क्योंकि ट्राइड में क्या हुआ, TRI, ट्राई का मतलब 3 और एड का मतलब ग्रुप है हमारे पास। तो फर्स्ट हम क्या चलें, डोबेरिनियस ट्राइड थ्योरी। क्या है ट्राई का मीनिंग 3, एड का मतलब ग्रुप है। फर्स्ट पॉइंट हमारे पास क्या, कब आई है थ्योरी, 1829 में। और जो सर डोबेरिनियर थे वो जर्मन केमिस्ट थे। व्हेन elements are arranged in the increasing order of their atomic masses, जब उनको उनके एटॉमिक मास के इंक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज करते हैं तो एक ग्रुप ऑफ 3 एलिमेंट्स, कितने एलिमेंट्स हैं उसके अंदर, 3 है, इसीलिए उसका नेम क्या दिया गया था, ट्राइड, हैविंग सिमिलर प्रॉपर्टीज आर ऑब्टेन्ड। तो हमें एक ऐसा ग्रुप मिलता है 3 एलिमेंट्स का जिनकी प्रॉपर्टीज सेम है। दिस ग्रुप ऑफ 3 एलिमेंट्स इज नोन एज ए ट्राइड। उसको सर डोबेरिनियर ने क्या कहा, ट्राइड कहा। सर डोबेरिनियर ने जब अपनी थ्योरी दी थी तब उन्होंने टोटल 3 ट्राइड्स दिए थे और उन तीनों ट्राइड्स को हम क्या कहते हैं, डोबेरिनियर ट्राइड्स। वो कौन कौन से थे हमारे पास, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, ये पहला ट्राइड था।
सेकेंड ट्राइड जो डोबेरिनियर ने दिए हैं, ये है कैल्शियम, स्ट्रोंशियम और बेरियम। और थर्ड था क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन। ये तीनों ट्राइड सर डोबेरिनियस ने सजेस्ट किए थे। उसके बाद 2 ट्राइड और आए थे और ऐसे बहुत सारे ट्राइड्स आए थे। तो यहाँ कौन है? नाइट्रोजन, फोस्फोरस और आर्सेनिक, आयरन, कोबाल्ट एंड निकल। ये वो अदर ट्राइड्स हैं जो डोबेरिनियस की थ्योरी के बाद दूसरे साइंटिस्ट ने सजेस्ट किए थे। अब ये तो हो गया ट्राइड्स। अब इन्होंने एक और क्या चीज कही कि ये जो ट्राइड है, इनके जो ये 3 एलिमेंट्स हैं, यहां ये 3, ये 3, ये 3, इनके एटॉमिक मास में एक रिलेशंस है। और क्या कहा कि किसी भी ट्राइड के फर्स्ट और थर्ड एलिमेंट्स के एटॉमिक मास का हम मीन निकाल लें या उनका एवरेज मास निकाल लें, तो वो मास मिडल वाले एलिमेंट्स के मास के अप्रोक्सीमेट इक्वल होगा। यानी किसी भी ट्राइड के फर्स्ट और लास्ट एलिमेंट्स का जो एटॉमिक मास का एवरेज है वो मिडल वाले एलिमेंट्स के इक्वल होगा। जैसे हम ट्राई करें इसी वाले में, तो हम क्या निकालें? यहां एवरेज एटॉमिक मास, एवरेज एटॉमिक मास इन दोनों का, फर्स्ट का और थर्ड का। तो यहां कितना है? 7 लिथियम का, और पोटेशियम का कितना है? 39। इसका एवरेज कैसे निकालेंगे? इन दोनों को ऐड करके 2 से डिवाइड कर दो, तो 46 डिवाइडेड बाय 2, आंसर्स क्या आया? 23। तो 23 जो मास है वो किसका होगा? मिडल वाले एलिमेंट्स का। ये देखो यहां मैंने ये मास नंबर इनके मेंशंस किए हुए हैं। इसी तरह से मैं किसका निकालूं? सेकंड ट्राइड का। सेकंड ट्राइड जो सर डोबेरिनियर ने दिया है उसका हम निकालें, तो यहां क्या होगा? फर्स्ट एलिमेंट कौन है? एवरेज एटॉमिक मास। ये एवरेज को आप यहां याद रखें, मीन भी कह सकते हैं। फर्स्ट का कितना है? 40, लास्ट का कितना है? 137। इसको हम 2 से डिवाइड करेंगे तो कितना आया हमारे पास? 177 डिवाइडेड बाय 2। इसको यदि हम डिवाइड करेंगे 2 से तो लगभग आएगा 87, 88, 88.5। अब यदि यहां पर हम देखें ये 40 है, ये 137 है, और इन दोनों का जो मीन आया है वो है 88.5, और स्ट्रोंशियम का जो मास है वो 88 है। इसका मतलब यहां सर डोबेरिनियस की थ्योरी अप्लाई हो रही है। इसी तरह से मैं क्या निकालूं? थर्ड का। थर्ड का हमारे पास क्या है? क्लोरीन का है 35.5, लास्ट एलिमेंट का है 127। इसको हम किससे डिवाइड कर देंगे? 2 से। तो 127 प्लस 35 कितने हुए? तो पहले 0.5 लिख देता हूं। 7 और 5 2, कैरी हुआ 1, 3 और 3 और 3 6, 162 डिवाइडेड बाय 2। इसका लगभग कितना आएगा? 81.25। इसका डबल करोगे तो ये आ जाएगा हमारे पास। और यहां ब्रोमाइन का जो मास है वो 80 है। इसका मतलब सर डोबेरिनियर ने जो अपने ट्राइड्स दिए थे उनमें उनके द्वारा एटॉमिक मास का जो रिलेशंस दिया था वो अप्लाई हो रहा था। तो ये क्या है? अब आते हैं हम सेकंड पॉइंट पे, रिलेशंस बिटवीन एटॉमिक मासेस ऑफ ट्राइड के जो एटॉमिक मास है उनमें रिलेशंस क्या है? एटॉमिक मास ऑफ मिडल एलिमेंट of tride is approximately equal to average mass of terminal elements। जो टर्मिनल एलिमेंट्स है उनके एटॉमिक मास के एवरेज के इक्वल है मिडल एलिमेंट्स का एटॉमिक मास। अब लिमिटेशंस पढ़ने से पहले मैं आपको यहां पर एक जो क्वेश्चंस बन सकता है उसके बारे में बच्चों बता देता हूं। तो मैं ये ऊपर का जो पोर्शन है बोर्ड का वो क्लीन कर देता हूं। यहां तक क्वेश्चंस कैसे आ सकता है? इसका एटॉमिक मास से रिलेशंस को लेके क्वेश्चंस आ सकता है। कैसे? मान लो ये हमारे पास क्वेश्चंस आया कि ए, बी और सी ये एक डोबेरिनियर के ट्राइड्स के एलिमेंट्स है। ए का मास 40 है, बी का मास 60 है, तो बताओ सी का मास कितना होगा? तो रूल क्या है हमारे पास? एवरेज एटॉमिक मास जब हम निकालते हैं तो इसका मास कितना है? 40, लास्ट वाले का मास x मान लो। इसको हम किससे डिवाइड करना होगा? 2 से। और ये जो एवरेज एटॉमिक मास यहाँ कितना दिया हुआ है? 60। तो हम क्या करें? इसको सोल्व करें तो 40 प्लस
x डिवाइडेड बाय 2 इक्वल्स टू 60, तो 40 प्लस x इक्वल्स टू 120, इस 40 को उधर लेके जाओ तो x इक्वल्स टू 120 माइनस 40 इक्वल्स टू क्या आया 80। इसका मतलब इस C एलिमेंट का एटॉमिक मास कितना होगा 80 होगा। और क्या बन सकता है कि इन तीनों में से हमें किसी एक एलिमेंट के मास को नहीं दिया जाएगा और उसको डोबेरिनियस के अकॉर्डिंग हमें कैलकुलेट करना होगा। तो क्या खत्म हुआ, किस तरह से इस पे क्वेश्चंस बन सकता है। अब आते हैं लिमिटेशंस। डोबेरिनियस, सर डोबेरिनियस की थ्योरी फेल क्यों हुई? मेन रीजन क्या है कि उस समय जितने भी एलिमेंट्स मालूम थे उन सभी एलिमेंट्स के को हम या सर डोबेरिनियर ने ट्राइड में कन्वर्ट नहीं कर पाए। तो इसका मतलब मेन रीजन क्या है कि जो सारे एलिमेंट्स उस समय मालूम थे वो ट्राइड में अरेंज्ड नहीं हो पाए। उसके बाद दूसरी लिमिटेशंस क्या है कि मालूम चला कि इन तीन एलिमेंट्स की प्रॉपर्टी मैच करती है, लेकिन उनमें एटॉमिक मास का जो रिलेशंस था वो स्टेबलाइज नहीं हो पाया। तो मेन रीजन क्या है, एक लिमिटेशंस है कि उस समय जो एलिमेंट्स मालूम थे उन सभी को सर डोबेरिनियस ट्राइड में अरेंज्ड नहीं कर पाए। तो क्या लिमिटेशंस है, फेल्ड टू अरेंज्ड ऑल एलिमेंट्स इन ट्राइड्स डेट वाज नोन डेट टाइम। उस समय जो मालूम थे उन सभी का ट्राइड्स में अरेंजमेंट नहीं कर पाए सर। तो क्या खत्म हुई डोबेरिनियस थ्योरी। अब चलते हैं हम अगली, लॉ ऑफ न्यूलैंड्स ऑक्टेव्स लॉ। सर डोबेरिनियस के बाद जो सेकंड साइंटिस्ट आए थे जिन्होंने एलिमेंट्स को क्लासिफाई किया वो है सर न्यूलैंड्स, और इन्होंने अपना एक लॉ दिया, नेम क्या था, न्यूलैंड्स लॉ ऑफ ऑक्टेव। अब ऑक्टेव में ऑक्ट का मीनिंग 8 से है, ऑक्ट का मीनिंग है 8, और इन्होंने क्या काम किया, इन्होंने जितने भी एलिमेंट्स उस समय मालूम थे, कितने मालूम थे, 56 एलिमेंट्स। फर्स्ट एलिमेंट जो उसमें मालूम था वो था हाइड्रोजन, और लास्ट एलिमेंट जो उस समय मालूम था वो था थोरियम। तो इन्होंने हाइड्रोजन से लेकर थोरियम तक सभी एलिमेंट्स को उनके इंक्रीजिंग एटॉमिक मास के अकॉर्डिंग अरेंज्ड किया। दूसरी चीज, उस समय इनर्ट गैसेस या नोबल गैसेस के बारे में मालूम नहीं था, तो इनकी जो टेबल या जो इन्होंने क्लासिफाई किए एलिमेंट्स को उसमें हमें क्या नहीं मिलने वाली है, नोबल गैसेस नहीं मिलेगी। तो हाइड्रोजन से लेकर कहां तक, थोरियम तक, उनके एटॉमिक मास के इंक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज्ड करने पर इन्होंने एक रिलेशंस पता लगाया, और वो रिलेशंस क्या था कि 8th नंबर जो एलिमेंट्स है, 1 2 3 4 5 6 7 के बाद 8 नंबर जो एलिमेंट्स है उसकी जो प्रॉपर्टीज है वो फर्स्ट एलिमेंट से मैच करती है। यानी हर 8th एलिमेंट्स की प्रॉपर्टी फर्स्ट एलिमेंट से मैच कर रही है, इसीलिए इन्होंने अपने लॉ का नाम क्या दे दिया, लॉ ऑफ ऑक्टेव। तो हम समझते हैं पहले क्या है, व्हेन एलिमेंट्स आर अरेंज्ड इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एटॉमिक मासेस, उनको अरेंज कर दिया उनके एटॉमिक मास के इंक्रीजिंग ऑर्डर में। द प्रॉपर्टीज ऑफ 8th एलिमेंट्स, हर 8वें एलिमेंट्स की जो प्रॉपर्टी है इज सिमिलर टू द प्रॉपर्टीज ऑफ फर्स्ट एलिमेंट्स। फर्स्ट एलिमेंट्स की प्रॉपर्टी 8th एलिमेंट से मैच करेगी। ही कंपेयर्ड दिस टू द ऑक्टेव फाउंड इन म्यूजिक। इन्होंने क्या कहा कि जैसे जो म्यूजिक में 8 नोट्स होते हैं, सा रे गा मा पा ध नी के बाद वापिस कौन आ गया, सा आ गया। तो यहां पर उन्होंने अपनी इस क्लासिफिकेशंस को म्यूजिक के जो 8 नोट्स होते हैं उसके अकॉर्डिंग कंपेयर करके अपनी टेबल दी है। और इस टेबल में क्या है, 2 तरह के नोट्स है बच्चों। इंडियन नोट्स तो हम ऐसे लिखते हैं सा रे गा मा पा ध नी सा, लेकिन जो वेस्ट कंट्रीज के जो नोट्स है वो क्या है, डो रे मी। यदि आप डोरेमोन देखते हैं तो जो उसका फीमेल पार्ट है वो है डोरेमी। डोरेमी के बाद हमें क्या काम करना है, डोरेमी फासी लाठी, डोरेमी फासी लाठी, ये वेस्ट म्यूजिक के नोट्स है, वेस्ट कंट्रीज के। तो उन्होंने इसके अकॉर्डिंग एलिमेंट्स को क्लासिफाई किया, और स्टार्ट कहां से किया, हाइड्रोजन से, एंड कहां पे होगा, थोरियम पर। हम इतनी बड़ी टेबल यहां ड्रॉ नहीं करते हैं, मैंने वो उस टेबल का वो पोर्शन ड्रॉ किया है जो हमारे लिए बड़े काम का है। स्टार्ट कहां से करेंगे, हाइड्रोजन से।
और कहाँ जाएंगे हम, कैल्शियम तक। तो हाइड्रोजन से लेके कैल्शियम तक ये टेबल बहुत बढ़िया तरीके से अप्लाई होती है। तो कहाँ से स्टार्ट करें, हाइड्रोजन, हीलियम नहीं आएगा क्योंकि हीलियम तो नोबल गैस है। लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, ऑक्सीजन के बाद फ्लोरीन, फ्लोरीन के बाद फिर नियोन नहीं आएगा, नोबल गैस मालूम ही नहीं था। सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, सिलिकॉन, फास्फोरस, सल्फर, क्लोरीन, आर्गन फिर नहीं आएगा, पोटेशियम, उसके बाद कैल्शियम। यहां मैंने दो बच्चों स्टार लगाया है। याद रखना जब हम लिमिटेशंस पढ़ेंगे तब ये पॉइंट जो है हमारे पास काम का है। उसके बाद आपको केवल याद रखना है जो कहीं ना कहीं यूज आएगा, कराटी, कराटी, कराटी में आयरन कोनी, CONI है बच्चों यहां पर, कराटी में आयरन कोनी। ये एक लैंग्वेज है जो आपको याद रखनी है, आगे के एलिमेंट्स कौन कौन से हैं इसके अंदर वो याद रखने के लिए। तो सिंपल सा है, कराटी में आयरन कोनी, कोनी का मतलब कोबाल्ट एंड निकल दोनों एक साथ हैं। अब आते हैं इसके मेरिट्स क्या थे, न्यूलैंड्स की टेबल्स के क्या क्या बहुत बढ़िया बेनिफिट्स थे जो यूज आए थे। न्यूलैंड पहला साइंटिस्ट थे जिन्होंने ये रिलेशंस स्टेबलाइज किया कि जो प्रॉपर्टीज है वो कहीं ना कहीं एटॉमिक मास पे डिपेंड्स करती है। फर्स्ट क्या है, फर्स्ट टाइम क्या मालूम चला कि जो ए रिलेशंस बिटवीन प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट्स एंड देयर एटॉमिक मासेस में। सेकंड उन्होंने क्या कहा कि फर्स्ट टाइम वर्ड यूज लिया पेरियोडिसिटी, यानी जो हमने सबसे पहले पढ़ा था कि फिक्स्ड इंटरवल के बाद प्रॉपर्टीज वापस रिपीट होती है, ये इन्होंने इस वर्ड का यूज लिया था। उसके बाद इनमें और क्या क्या चीजें थी कि नोबल गैसेस वर नॉट नोन एट दैट टाइम, उस समय नोबल गैसेस के बारे में मालूम नहीं था। ही स्टार्टेड फ्रॉम हाइड्रोजन एंड एंडेड टू थोरियम, हाइड्रोजन से स्टार्ट किया था और उस समय थोरियम तक ये अपनी टेबल तक इन्होंने बनाई थी। ओनली 56 एलिमेंट, जब इन्होंने अपनी टेबल दी थी उस समय केवल 56 एलिमेंट्स ही मालूम थे। तो ये तो क्या हो गई, न्यूलैंड्स की थ्योरी के बेसिक पॉइंट्स हो गए हैं। अब आते हैं इनकी थ्योरी के लिमिटेशंस, इनकी थ्योरी की क्या क्या लिमिटेशंस थी। तो मेरिट्स क्या क्या है इनकी थ्योरी के, 8 एलिमेंट्स की प्रॉपर्टी फर्स्ट एलिमेंट से मैच करेगी। यहां एक क्वेश्चन बनता है, सिंपल सा क्वेश्चन क्या है, न्यूलैंड्स लॉ ऑफ ऑक्टेव के अकॉर्डिंग उन दो एलिमेंट्स की जिनकी प्रॉपर्टीज मैच करती है उनके बीच में कितने एलिमेंट्स हैं। तो आंसर हुआ 6 एलिमेंट्स। कैसे हुए, ये वो दो एलिमेंट है जिनकी प्रॉपर्टी मैच होती है। इन दो एलिमेंट्स के बीच में कितने, तो 1 2 3 4 5 6 एलिमेंट्स इन दोनों एलिमेंट्स के बीच में है जिनकी प्रॉपर्टीज मैच होती है। दूसरा क्वेश्चन यहां क्या है कि क्या न्यूलैंड्स के लॉ ऑफ ऑक्टेव में कहीं डोबेरिनियस का ट्राइड्स भी आपको नजर आ रहा है क्या। ये आप चेक करोगे तो यहां आपको क्या मिलेगा, ये डोबेरिनियस का ट्राइड है, लिथियम, सोडियम और पोटेशियम। और कहीं हमें नजर आ रहा है और कौन कौन से थे, तो यहां न्यूजीलैंड, पाकिस्तान तो है, नाइट्रोजन, फास्फोरस तो है, नीचे आर्सेनिक नहीं है। तो यहां हमें एक ये ट्राइड नजर आ रहा है, यहां मैग्नीशियम है, कैल्शियम के नीचे वाला आना चाहिए। तो इस न्यूलैंड की टेबल में दो क्वेश्चंस क्या बने, एक तो ये बना कि इसमें ये जो है ये डोबेरिनियस का ट्राइड है, और दूसरा हमारे पास क्या है कि दो एलिमेंट जिनकी प्रॉपर्टी मैच होती है उनके बीच 6 एलिमेंट्स है। अब चलते हैं हम न्यूलैंड्स लॉ ऑफ ऑक्टेव की लिमिटेशन पे। बेसिक 5 लिमिटेशंस है, उनमें से फर्स्ट लिमिटेशंस क्या है कि ये जो लॉ है ये बहुत बढ़िया तरीके से अप्लाई होता है अप टू कैल्शियम तक, या एटॉमिक नंबर 20 तक जो कैल्शियम का ही है, या अप टू एटॉमिक मास 40 तक जो फिर कैल्शियम का है, या लास्ट है लाइटर एलिमेंट्स पर, वो एलिमेंट जिनके मास कम होते हैं। ये फर्स्ट लिमिटेशन है। उसके बाद इस टेबल में बहुत सारी ऐसे एलिमेंट्स आ जाते हैं जिनकी प्रॉपर्टीज एक दूसरे से मैच नहीं करती है और वो एक ही ग्रुप में है, या मैच करती है वो अलग अलग ग्रुप में है। तो फर्स्ट हमारे पास क्या लिमिटेशंस है, ये कौन से एटॉमिक नंबर तक बहुत बढ़िया तरीके से काम करता है 20, कौन से मास तक 40, कौन से एलिमेंट्स पर लाइटर एलिमेंट्स पर, या जिनका मास यानी कैल्शियम तक। दूसरी लिमिटेशंस क्या है कि ये यहां तक भी फॉलो नहीं होगा यदि क्या मालूम चल जाती इनर्ट गैसेस मालूम नहीं थी, इसलिए ये
20 तक बहुत बढ़िया तरीके से अप्लाई हो गया। यदि इनर्ट गैसेस के बारे में मालूम चल जाता तो ये यहां तक भी बहुत बढ़िया तरीके से अप्लाई नहीं होता। तो फर्स्ट लिमिटेशंस क्या है? दिस लॉ वाज एप्लीकेबल अप टू कैल्शियम। कैल्शियम तक बहुत बढ़िया एप्लीकेबल हुआ और एटॉमिक नंबर 20 तक जो कैल्शियम का ही है, और लाइटर एलिमेंट्स, वो एलिमेंट जिनका मास कम होता है, और एटॉमिक मास 40 तक जो कैल्शियम का ही है। तो फर्स्ट लिमिटेशंस ये हो गई हमारे पास। सेकंड इसकी लिमिटेशंस क्या है कि इन्होंने क्या कह दिया कि केवल 56 एलिमेंट्स ही इस नेचर्स में होंगे, इसके आगे कोई नया एलिमेंट डिस्कवर नहीं होगा फ्यूचर में। और ये सबसे बड़े इसकी ड्रॉबैक रही। हुआ क्या, उनके बाद भी बहुत सारे एलिमेंट डिस्कवर हुए और अभी हमें 115 एलिमेंट्स मालूम है। इसका मतलब इनकी टेबल आने के बाद भी अप्रोक्सीमेट 159 एलिमेंट्स और डिस्कवर हुए, यानी जितने उस समय मालूम थे उससे ज्यादा और डिस्कवर हो गए हैं। तो क्या इनकी सेकंड लिमिटेशन है? इट वाज एज्यूम्ड दैट ओनली 56 एलिमेंट्स एग्जिस्टेड इन नेचर एंड नो मोर एलिमेंट्स वुड बी डिस्कवर्ड इन फ्यूचर्स। और ऐसा नहीं हुआ, बाद में बहुत सारे एलिमेंट्स और डिस्कवर्ड हुए थे। तीसरी इनकी जो लिमिटेशंस है वो क्या है कि इन ऑर्डर टू फिट, उन्होंने अपनी टेबल को सही करने के लिए कि भाई मैं जो टेबल दे रहा हूं वो बिल्कुल सही है, उन्होंने एक ही स्लॉट में किसी ग्रुप का जो एक पर्टिकुलर पोर्शन है उस एक ही स्लॉट में दो दो एलिमेंट्स को रख दिया। जैसे यहां देखें, ये टेबल बनी हुई है, यहां पर ये जो है सा वाला या डो वाला, यहां पर कोबाल्ट और निकल, इन दोनों को एक साथ रख दिया गया है। क्यों रखा गया है? ताकि इनकी टेबल सही हो जाए। इन ऑर्डर टू फिट एलिमेंट्स इन हिज टेबल, अपनी टेबल में एलिमेंट्स को फिट करने के लिए सर न्यूलैंड एडजस्टेड 2 एलिमेंट्स इन सेम स्लॉट। एग्जाम्पल निकल एंड कोबाल्ट है। फोर्थ हमारे पास क्या है कि उन एलिमेंट्स को इन्होंने साथ में रख दिया जिनकी प्रॉपर्टी मैच नहीं होती है, उनको एक ही ग्रुप में रख दिया है। जैसे ये हमारे पास है हाइड्रोजन, लिथियम और क्लोरीन, ये तीनों नॉन मेटल हैं। इनके साथ में किसको रख दिया? कोबाल्ट और निकल को। तो कोबाल्ट और निकल, इन दोनों की प्रॉपर्टी इनसे मैच नहीं होती, ये तीनों नॉन मेटल हैं जबकि ये मेटल हैं। यानी उन एलिमेंट्स को साथ में रख दिया जिनकी प्रॉपर्टी मैच नहीं होती है। और लास्ट क्या है, ठीक इसका रिवर्स कर दो, उन एलिमेंट्स को अलग अलग रख दिया जिनकी प्रॉपर्टी मैच होती थी। तो यहां पर भी कोबाल्ट और निकल का रोल आएगा आयरन के साथ। तो आयरन और कोबाल्ट निकल की प्रॉपर्टीज मैच होती है, लेकिन इनको कहां रख दिया है? अलग अलग रख दिया है। याद रखना, ये जो पहला पॉइंट है ये भी गलत हो जाएगा जब क्या मालूम चल जाती? इनर्ट गैसेस के बारे में मालूम चल जाता। तो ये क्या है? न्यूलैंड्स लॉ ऑफ ऑक्टेव की लिमिटेशंस है। इसी के साथ बच्चों ये आज का लेक्चर्स यहीं एंड होता है। अगले लेक्चर्स में हम क्या पढ़ने वाले हैं? मेंडलीव टेबल एंड मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। थैंक यू बच्चों।